हेलो दोस्तों, पीके टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर सिविल इंजीनियरिंग की जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया पीके टेक क्लासेस को तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके थे वो हम अभी तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड था और राइज एंड फॉल मेथड को डिस्कस कर चुके थे। तो अब उससे आगे देखते हैं। तो पहला है कि कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन इफेक्ट क्या डालते हैं। स्टाफ रीडिंग पर जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन होते हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं। तो पहला हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। अर्थ कर्वेचर के करेक्शन क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है कि करेक्शन फॉर अर्थ कर्वेचर तो होता क्या है। पहली सीधी बात है, ये देखने की कोशिश करते हैं कि करेक्शन फॉर अर्थ कर्वेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी की लेवल लाइन होती है वो पृथ्वी के समांतर होती है, यानी कि पृथ्वी जिस शेप की है, यानी कि ज्वाइड आकार की है, जिस तरीके की पृथ्वी है उसी के शेप के पैरेलल जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेवल लाइन। और लेवल लाइन के इस पर से डाल देते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो हॉरिजेंटल लाइन और लेवल लाइन में जो डिफरेंट होता है, यानी कि लेवल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं कि अर्थ कर्वेचर जो करेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं, अर्थ कर्वेचर करेक्शन बोलते हैं। करेक्शन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो करेक्शन कैसा लिया जाता है, अर्थ कर्वेचर का करेक्शन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले करेक्शन ऑफ कर्वेचर सीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू आर क्या होता है, माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू आर इन किलोमीटर के अंदर। माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू आर इन किलोमीटर में होता है। आर हम जानते हैं कि आर बराबर 63 67 70 किलोमीटर होता है। 6370 किलोमीटर होता है, तो आर की वैल्यू रख देंगे। तो सी सी बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 6370 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आंसर किस में आ जाएगा, आपका मीटर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा, तो सी सी बराबर एक पॉइंट याद कर लीजिए डायरेक्ट, 0.0785 इंटू डी स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा मीटर में, लेकिन जो डी होगी वो किस में रखी जाएगी, रिप्रेजेंट इन किलोमीटर। तो आपको केवल एक ये याद करना है कि देखिए करेक्शन फॉर जो कर्वेचर होता है, जो कर्वेचर होता है, करेक्शन जो कर्वेचर का होता है, अर्थ कर्वेचर का जो करेक्शन होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। हमेशा कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी सी बराबर डी स्क्वायर अपॉन टू आर होता है। सी सी बराबर डी स्क्वायर अपॉन टू आर नेगेटिव का होता है। याद रखना, जब इसकी वैल्यू रख देंगे सारी चीज़ों की तो सी सी बराबर माइनस का 0.0785 डी स्क्वायर इन मीटर में, लेकिन जो डी वैल्यू होती है वो किस में होती है, किलोमीटर में। तो याद रखना है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर का प्रभाव नगण्य करना है। अगर जो कर्वेचर का इफेक्ट है उसको आपको क्या करना है, जो करेक्शन हो रहा है उसको आपको शून्य करना है, यानी कि जो करेक्शन फॉर कर्वेचर इसको हमें जीरो करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें बैक साइड और फोर साइड बराबर दूरी पर रखकर ज्ञात करनी होगी। यानी कि इंस्ट्रूमेंट को बीच में सेट करना होगा और बैक साइड की डिस्टेंस जितनी दूरी यहाँ से हॉरिजेंटल होगी उतनी ही दूरी फोर साइड की डिस्टेंस पर लेनी होगी। यानी कि दोनों तरफ से फोर साइड और बैक साइड जिस दूरी पर लो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट लेवल से दोनों दूरियां क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपका जो करेक्शन ऑफ कर्वेचर है वो उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि करेक्शन कैसा होता है, हमेशा निगेटिव होता है। सी सी बराबर डी स्क्वायर अपॉन टू आर, और यहाँ पे सी सी बराबर 0.0785 इंटू डी स्क्वायर इन मीटर में। अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वहाँ आपको क्या करते हैं, डी की वैल्यू दे देते हैं। डी की वैल्यू दे देते हैं और डी आपको याद रखना है, किलोमीटर में रखना है और निकालना पड़ती है वैल्यू। ठीक, इसके बाद आता है आपका करेक्शन फॉर ड्यू टू रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो अब रिफ्रैक्शन के कारण आएगा, यानी कि अपवर्तन के कारण आएगा। तो होता क्या है, ये तो लेवल लाइन है, तो लेवल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये डिफ्लेक्ट लाइन है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो 1/7 होता है कर्वेचर, करेक्शन फॉर ड्यू टू कर्वेचर। यानी कि कर्वेचर का जो करेक्शन होता है, कर्वेचर का जो करेक्शन होता है उसका 1/7 होता है।
कौन सा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन होगा, यानी कि जो सी आर होगा वो 1/7 ऑफ सी सी होता है, 1/7 ऑफ सी सी होता है। करेक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और करेक्शन जो होता है वो आपका कर्वेचर का कितना होता है, 1/7, सी आर बराबर 1/7 ऑफ सी सी। तो याद रखना, तो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो लेवल लाइन है, लेवल लाइन के ऊपर क्या है, ये आपकी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, ये डिफ्लेक्ट लाइन। तो डिफ्लेक्ट लाइन और जो हॉरिजेंटल लाइन के बीच होगा वो कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन करेक्शन के कारण हो रहा होगा, क्योंकि अपवर्तन के कारण जो लाइन होगी वो डिफ्लेक्ट हो रही होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। तो सी आर और पूरा कितना होता है, सी सी होता है। तो आपको सी आर ज्ञात करना है, तो 1/7 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 2 आर लिख सकते हैं, 1/7 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 2 आर, तो डी स्क्वायर अपॉन 40 आर भी लिख सकते हैं। अब इसकी आर की वैल्यू रख देंगे, तो सी आर बराबर 0.0112 डी स्क्वायर इन मीटर में आ जाएगा, और डी जो होगा वो किलोमीटर में। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, तो इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखना है। पहला की जो होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो 1/7 होता है कर्वेचर का, 1/7 होता है कर्वेचर का। ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, ऑलवेज कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। सी आर बराबर डी स्क्वायर अपन 14 आर, और एक आपको याद रखना है कि सी आर बराबर जो होता है वो डायरेक्ट होता है 0.0112 डी स्क्वायर इन किलोमीटर में। तो इससे रिलेटेड भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। डी की वो आपको वैल्यू दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि करेक्शन फॉर कर्वेचर बता दीजिए और रिफ्रैक्शन बता दीजिए, तो कितना होगा। अब दोनों को रिफ्रैक्शंस को जोड़ना होगा, कंबाइंड आएगा। तो कंबाइंड को देखते हैं, कंबाइंड करेक्शन क्या होगा, तो C बराबर सी सी प्लस सी आर होगा। सी सी की वैल्यू होती है माइनस में, -0.085 डी स्क्वायर, -0.0785 डी स्क्वायर, और इसकी होती है +0.0112 डी स्क्वायर होती है। इसको जब सॉल्व करोगे तो सी सी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, -0.0673 डी स्क्वायर। तो ये जो कंबाइंड करेक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सी सी बराबर -0.0073 डी स्क्वायर आएगी। ऑलवेज क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो याद रखना सी सी बराबर कितना होता है, डी स्क्वायर। अब वैल्यू फिर से देखिए, उसके टर्म में आर डी आर स्क्वायर के टर्म में, तो डी आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस 1/7 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 2r, डी स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन ले लेंगे तो -6/7 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो अगर देखा जाए तो जो सी सी की वैल्यू है वो कर्वेचर के कितने होती है, 6/7 होती है, 6/7 होती है ऑफ सी सी, और सी आर जो होती है वो 1/7 ऑफ सी सी होती है। तो कंबाइंड कितनी होती है, 6/7 सी सी होती है। नोट याद रखना, जो यूपी बीटी यूपी है अपना, यानी कि जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसमें जो आता है 200 मीटर से कम दूरी के लिए करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और डिफ्रैक्शन जो करेक्शन होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो अपनी यूपी बीटी यूपी है, यानी कि जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसमें एक पॉइंट है, नोट इम्पॉर्टेंट है ये, 200 मीटर से कम दूरी के लिए जो करेक्शन होता है कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, तो इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। अब आता है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन क्या होता है, ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन यानी कि हॉरिजेंटल में कितनी डिस्टेंस विजिबल है, तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए डिस्टेंस है सी, ये डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है डी, और ये कितना है एच। तो ये कंबाइंड फॉर जो करेक्शन है, यानी कि जो कंबाइंड करेक्शन होगा वो कितना होगा, कंबाइंड करेक्शन सी बराबर होता है -0.0673 डी स्क्वायर। कितना होता है, 0.0673 डी स्क्वायर होता है। इसको जो सी है उसको हम क्या, एच, नेगेटिव के साइन छोड़ने पर, और जो सी है उसको हम एच ले रहे, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एच बराबर 0.067 डी स्क्वायर। तो डी बराबर जो आएगा, डी बराबर एच अपॉन डी आएगा, तो एच अपॉन 0.0673 अंडर रूट के अंदर आएगा। सारी चीज़ किसके अंदर आएगी, अंडर रूट के। एच यहाँ किस में होगा, मीटर में। डी जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर में। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डी बराबर जो आएगा वो 3.855 अंडर रूट एच इंटू किलोमीटर। जब आपसे पूछा जाए कभी भी वो आपको हाइट दे दे,
कि मान लीजिए 1.5 मीटर या 1.2 मीटर या 30 मीटर कोई चीज़ ऊंची है, उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता दीजिए कितनी डिस्टेंस होगी। तो डी बराबर डायरेक्ट लगा सकते हैं 3.855 अंडर रूट एच इन किलोमीटर में, और एच जो होगी वो किस में रखेंगे आप, मीटर में। क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन से रिलेटेड जो सवाल होगा वो इस तरीके से होता है, तो आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस और शिप के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए ये शिप एक लाइट हाउस है और इतनी दूरी पर शिप है, लेवल यंत्र आपका यहाँ लगा होगा। तो क्या होगा, लाइट हाउस कितनी ऊंचाई पर, उसकी मान लीजिए h1 ऊंचाई दे रखी है, और शिप कितनी ऊंचाई पर, उसकी h2 दे रखी है। आपसे ऊंचाई के बीच की दूरी बता दीजिए, तो ये दूरी कितनी होगी, d1, और ये होगी d2। अभी हम पढ़ चुके हैं 3.855 अंडर रूट h1, इसकी होगी d1 की, और d2 की कितनी होगी, प्लस 3.855 अंडर रूट h2। तो हम 3.855 को कॉमन ले लें, 3.855 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2। तो आपको याद रखना है कि जब भी कभी लाइट हाउस और शिप से रिलेटेड अगर सवाल आता है तो आपको क्या करना है, d बराबर 3.855 अंडर रूट h प्लस अंडर रूट h2, अंडर रूट h1 प्लस h2, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग। लेबल्स को अभी हम जितने भी पढ़ी, अभी हमने केवल सिंपल लेबलिंग की बात की है, जिसमें हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह के मेथड्स पढ़े हैं। तो लेबलिंग होती कितने प्रकार की है, तो लेबलिंग होती कितने प्रकार की है, तो लेबलिंग स्प्लिट लेबलिंग के क्लासिफिकेशन। तो लेबलिंग कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लेबलिंग किसे कहते हैं। सिंपल लेबलिंग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो कम हो, यानी कि दो बिंदु जो हों वो बीच की दूरी कम हो, और एकल सिंगल स्टेबलिश से, यानी कि सिंगल स्थापन से, लेबल यंत्र के सिंगल सेटिंग से दोनों आपके विजुअल हों, दिखाई दे रहे हों, दोनों पर रीडिंग लेना संभव हो। तो सिंपल, ये क्या कहलाएगी, सिंपल लेबलिंग। जब दोनों स्टेशन, देखिए, जब दोनों स्टेशन बिंदु लेवल के एकल स्थापन सिंगल सेटिंग से दिखाई पड़ते हों, यानी कि ऐसी लेबलिंग जिसमें केवल एक बार हम सेट करें, लेबल को किसी स्थान पर सेट कर दिया, तो उससे दोनों बिंदुओं की रीडिंग लेना संभव हो, वहाँ से आपको दोनों बिंदु दिखाई दे रहे हों। जब कम दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का तल अंतर लेबल यंत्र के केवल सिंगल सेटिंग से होता है, ज्ञात किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिंपल लेबलिंग। केवल एक बार स्थापन कर दें, एक बार में ही रीडिंग ले लें, एक बार सिंगल सेटिंग कर दें, दोबारा उसको सेट नहीं करना पड़े, तो जो होगा, यानी कि जिस तरह की लेबलिंग होगी, बैक साइड और फोर साइड लेंगे, तो हम इस तरीके से जो लेबल ले रहे होंगे, यानी कि सीधी सीधी बात है कि दो बिंदुओं पर एकल एस्टेब्लिशमेंट से, यानी कि सिंगल सेट करके दोनों की रीडिंग ले रहे होंगे, उसे हम कहते हैं सिंगल लेबलिंग। क्लियर हुआ सिंगल लेबलिंग का कि नहीं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। डिफरेंट लेबलिंग क्या होती है, डिफरेंशियल लेबलिंग। डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होती है, जब दोनों स्टेशन बिंदु लेवल के एकल स्थापन से दिखाई ना पड़ते हों, दो स्टेशन बिंदु हों और जो सिंगल सेटिंग से दिखाई ना पड़ते हों, तो वहाँ कौन सी लेबलिंग होगी, डिफरेंशियल लेबलिंग। दोनों स्टेशन की बीच की दूरी अधिक हो, जो दो स्टेशन हैं उनके मान लीजिए बीच की दूरी बहुत अधिक है, यहाँ पर लेबल यंत्र लगाया और उससे ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही, ये पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे, फिर लेबलिंग करेंगे, फिर आप उठा के लेबल यंत्र यहाँ सेट करेंगे, फिर रीडिंग लेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, फिर आप लेबल यंत्र तीसरी बार स्थापित करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक बार, तो सीधी सीधी बात है, एक से अधिक बार जब लेबल यंत्र को इस्टेब्लिश करेंगे तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल लेबलिंग। डिफरेंशियल लेबलिंग क्या होती है, जब दोनों स्टेशन बिंदु लेबल की एकल स्थापना से दिखाई न पड़ते हों, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी अधिक हो और लेवल की सिंगल सेटिंग से दोनों स्टॉप पर रीडिंग नहीं ली जा सकती हो। इस स्थिति में दोनों स्टेशनों के बीच अनेक बार लेवल यंत्र स्थापित किए जाते हैं, उसी को हम डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं। देखिए सिंपल लेबलिंग को क्या कहते हैं, देखिए सिंगल इस्टेब्लिशमेंट रखा, एक ही जगह यंत्र रखा और दोनों पर रीडिंग ले ली, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों विजुअल थे, एक बार में ही रीडिंग आ गई, तो इसे कहते हैं सिंपल लेबलिंग। जब दूरी बहुत अधिक हो,
यानी कि बहुत अधिक दूरी है ए से बी, और सिंगल सेटिंग में नहीं। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ स्थापित किया, फिर इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट को एक से अधिक बार स्थापित करके रीडिंग ली जाती है तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल लेबलिंग। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग। अगली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल लेबलिंग या फिर डबल लेबलिंग किसे कहते हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, प्रोकल, रेसिप्रोकल लेबलिंग और डबल लेबलिंग किसे कहते हैं। तो अन्योन तलक्षण या दोहरा तलक्षण किसे कहते हैं। देखिए, जब ऐसे दो स्टेशन बिंदु जिनके मध्य किसी बाधा के कारण लेबल यंत्र स्थापित नहीं कीजिए, मान लीजिए बीच में नदी आ गई, तो आप इस कॉर्नर पर खड़े होंगे तो बीच में कहीं लेबल यंत्र स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे दो स्टेशन बिंदु जिनके मध्य किसी बाधा के कारण लेबल यंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता, तो उनका शुद्धता से तलंतर ज्ञात करने के लिए अन्योन या फिर दोहरा तलक्षण विधि अपनाई जाती, जिसी को हम रेसिप्रोकल लेबलिंग कहते हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग कहाँ की जाती, यानी कि सीधी सीधी बात है, ऐसी कोई बाधा आ जाए जिसके कारण बीच में आप लेबलिंग कार्य नहीं कर सके, यंत्र स्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो इसमें जो आती है वो नदियाँ आती हैं और तंग गहरी घाटियाँ आती हैं। रिवर और वैली के बीच जो रिवर और वैली होती है, तो इसमें जो लेबलिंग की जाती है उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग अगर हम कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लेबलिंग कर रहे हैं, तो एलिमिनेटेड एरर जो होते हैं वो कौन कौन से एरर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आप रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं तो कौन कौन से एरर आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। कॉलिमेशन एरर एलिमिनेट हो जाता है, कर्वेचर एरर एलिमिनेट हो जाता है, रिफ्रैक्शन एरर एलिमिनेट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी सबसे पहले रेसिप्रोकल लेबलिंग कहाँ की जा सकती, रिवर और वैली पर। रेसिप्रोकल लेबलिंग के कारण कौन कौन से एरर एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि निरस्त हो जाते हैं कि वो नहीं रहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एरर, कर्वेचर एरर, रिफ्रैक्शन एरर जो होते हैं वो आपके नहीं रहते हैं। माना बिंदु ए बिंदु बी से नीचे स्थित है, लेट एज अज्यूम टू स्टेशन ए इज लोअर देन स्टेशन बी। माना बिंदु ए बिंदु बी से नीचे है, यानी कि इसका मतलब क्या है, बिंदु ए जो है बिंदु बी से नीचा है, यानी कि बिंदु ए काफ़ी गहराई में स्थित है। लेट अस अज्यूम दैट स्टेशन ए इज लोअर देन स्टेशन बी। इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट को ए के अति निकट स्थापित करते हैं। इंस्ट्रूमेंट को ए के अति निकट स्थापित सेट किया। तो मान लीजिए ए सेट कर दिया, तो ए पर स्टाफ लेके हमने रीडिंग ली, उसे हमने रीडिंग A1 कहा। चूँकि देखिए इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो इस तरीके से जाएगी और इसके ऊपर जो जा रही होगी लाइन ऑफ साइट जाएगी। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एरर आ रहा होगा, इसके कारण जो दो लाइनें अलग डिफ्लेक्ट हो रही होंगी, तो उसको हम एरर कहते हैं। अब बी पॉइंट पर हमने रखा और रीडिंग ले ली B1। तो देखिए, लेवल के प्रथम स्थापन के अनुसार दोनों स्टेशनों की जो हाइट ऑफ डिफरेंट होगी वो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। डेल एच वी, यानी कि जो हाइट ऑफ अंतर होगा हाइट में, वो किसके बीच, ए और बी के बीच। तो डेल माना, तो A1 यहाँ पे रीडिंग सही होगी क्योंकि पास ली गई है, और यहाँ पे बी पे काफ़ी दूर है, तो B1 माइनस ई। ई जो है वो टोटल एरर है ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कॉलिमेशन, तीनों के एरर को मिला के टोटल एरर है। तो A1 माइनस B माइनस ई, B1 माइनस ई, A1 माइनस B1 माइनस ई ब्रैकेट के अंदर। ए जो वन है, A1 जो है वो करेक्ट स्टाफ रीडिंग ऑफ एट ए। A1 जो है वो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए। बी जो है B1 माइनस ई जो है B1 माइनस ई, B1 माइनस ई करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी। B1 माइनस ई क्यों लिया है, रीजन समझने की कोशिश करते थोड़ा सा। कि जो लेवल लाइन है, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन है वो इस तरीके से ये है, और ये जो है लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल बीच के कुछ एरर होगा। तो लाइन ऑफ साइट तक की डिस्टेंस कितनी है, B1। एक्यूरेट अगर निकालेंगे तो B1 में से E होगी, B1 में से E चली जाएगी। E किसके कारण आई, एरर
कर्वेचर और कॉलिमेशन के कारण आई, लेकिन ए पर क्यों नहीं आई? क्योंकि ए पास स्टेशन है, बिल्कुल पास से रीडिंग ली, इसलिए कोई एरर नहीं आता है। कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और एलिमेशन ए में एरर नहीं आया, लेकिन बी में क्यों आया? क्योंकि काफ़ी दूर होने के कारण कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कॉलिमेशन जो एरर है वो सारे आएंगे। तो इसके कारण अब इंस्ट्रूमेंट बी के अति निकट सेट किया, तो बी के जब अति निकट सेट किया तो B2 आएगा। तो करेक्ट स्टाफ ऑफ ए पर क्या आएगा? तो A2 में से E चला जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी दूर से रहा है, तो इस पे सारी चीज़ें आएंगी। तो करेक्ट स्टाफ एट A2 माइनस E, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी पर क्या आएगी? B2 और ए पर क्या आएगी? A2 माइनस ई। अब डिफरेंट क्या आएगा? तो डेल HAB, तो A2 माइनस ई, A2 माइनस ई में से कितना चला जाएगा? माइनस B2 चला जाएगा। A2 माइनस A2 माइनस ई माइनस B2 चला जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 डेल H हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और A1 माइनस B1 इंटू ई प्लस A2 माइनस ई माइनस B2 ये आ जाएंगे। अब इसको माइनस को ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं A1 माइनस B1, A1 माइनस B1, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2, 2HB। तो HB बराबर जो आएगा, डेल जो अंतर आएगा वो A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 अपॉन 2। कभी भी डिफरेंट ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2 अपॉन 2। ऐसा रीजन क्यों है? ये प्लस का फॉर्मूला क्यों लगाएगा? क्योंकि इस सिरे पर जो था वो ए काफ़ी नीचे पॉइंट था, यानी कि इस तरीके से था, बी ऊपर था और ए आपका नीचे था, यानी कि जो ए की रीडिंग होंगी वो ज़्यादा होंगी, बी पर जो रीडिंग आ रही होंगी वो कम होंगी, इसलिए A1 माइनस बी किया गया है यहाँ पर। तो याद रखना, तो जब हम ए पर सेट कर दें, जब इंस्ट्रूमेंट हम ए पर सेट कर दें तो ए पर जो रीडिंग ली गई उसे A1 कहा, बी पर जो रीडिंग ली जाएगी उसे हम B1 कहते हैं। फिर बी पर सेट करेंगे तो आप बी पर लोगे तो उसे B2 कहोगे और ए पर लोगे तो उसे A2 रीडिंग कहेंगे। इसके रिस्पेक्ट में उसे सॉल्व करते हैं। तो याद रखना, तो यही जो डिफरेंट है, माना कि बी बिंदु जो होगा वो ए से आपका लोअर हो, ए से काफ़ी नीचे हो, तो ये अंतर क्या हो जाएगा? B2, यानी कि बी ज़्यादा वैल्यू आएगी तो B2 माइनस ए और B2 माइनस A2, B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 अपॉन 2 आ जाएगा। अब क्या होता है? डेल एच बी आपको फाइंड आउट हो गया। जब डेल एच बी फाइंड आउट हो गया तो आप फॉर्मूले में रख सकते हैं डेल एच बी बराबर A1 माइनस B1 माइनस B1 माइनस ई। तो यहाँ से फाइंड आउट ई हो जाएगा। आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं तो टोटल एरर बराबर ई बराबर क्या होगा? लाइन ऑफ ई एल प्लस ई सी प्लस ई आर होगा, ई एल प्लस ई सी प्लस ई आर होगा। तो अब ई एल को देखते हैं। ई को तो कहते हैं टोटल एरर। ई क्या होती है? टोटल एरर। ई एल क्या होती है? कॉलिमेशन एरर। ई एल क्या होती है? कॉलिमेशन एरर। ई सी क्या होती है? कर्वेचर एरर। ई आर क्या होती है? रिफ्रैक्शन एरर। तो यही फाइंड आउट किया गया है। ई बराबर टोटल एरर, ई एल कॉलिमेशन एरर, ई सी बराबर जो होता है कर्वेचर एरर, ई आर बराबर होता है रिफ्रैक्शन एरर। इन केस रेसिप्रोकल लेबलिंग, जब भी रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं तो जो एरर पैरेलैक्स होती है, एरर ड्यू टू पैरेलैक्स इज नॉट एलिमिनेटेड। कौन सी एरर एलिमिनेटेड नहीं होती है? पैरेलैक्स एरर जो होती है वो एलिमिनेट नहीं होती है। आपकी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर दोनों निगलेक्ट हो जाती हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग में कर्वेचर और रिफ्रैक्शन जो एरर होती है वो दोनों एलिमिनेट हो जाती हैं, और एलिमिनेट हो जाती हैं तो वो जो ई होती है ये क्या हो गई? जीरो हो गई। तो जब ये जीरो हो गई तो क्या हो गई? ई बराबर केवल ई एल बचता है। क्या बचता है? ई एल। अब देखिए A1 B1 को हम जो डिफरेंट होता था उसे D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और B2 A2 का जो डिफरेंट होता था उसे D2 से। तो D बराबर जो आएगा वो D1 प्लस D2 अपॉन 2 लिख सकते हैं उसको। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? D बराबर जो औसत जो अंतर आ रहा था वो क्या आ रहा था? D1 प्लस D2 अपॉन 2। अब बात आती है फ्लाई लेबलिंग की। अब किसकी बात आती है? फ्लाई लेबलिंग की। तो जब फ्लाई लेबलिंग की बात है तो फ्लाई लेबलिंग किसे कहते हैं?
फ्लाई लेबलिंग एक ऐसी लेबलिंग होती है जिसमें डिफरेंशियल लेबलिंग के अंतर्गत ही आती। किसके अंतर्गत आती? डिफरेंशियल, क्योंकि आपको कई रीडिंग लेनी होगी, फोर साइड बैक साइड। बस फ्लाई लेबलिंग में हम क्या करते हैं, केवल बैक साइड और फोर साइड लेते हुए कार को आगे बढ़ते जाते हैं, इंटरमीडिएट को छोड़ देते हैं। तो सीधी सीधी बात है, फ्लाई लेबलिंग हम क्यों करते हैं? फ्लाई लेबलिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि डिफरेंशियल केवल बैक साइड और फोर साइड किसी कार के न्यूनतम संख्या होती आरएल चेक करने के लिए, किसी कार की जल्दी से आरएल चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले फ्लाई लेबलिंग एक क्या है, डिफरेंशियल लेबलिंग के अंतर्गत ही आती है। फ्लाई लेबलिंग में बैक साइड और फोर साइड लेते जाते हैं, इंटरमीडिएट साइड नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लाई लेबलिंग में हम जो न्यूनतम चेंज पॉइंट होते हैं वो कम रखते हैं, यानी कि जो चेंज पॉइंट होते हैं वो न्यूनतम कम रखते हैं। फ्लाई लेबलिंग किसी परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में किसी अन्य स्टेशन बिंदु के आरएल की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्लाई लेबलिंग को हम क्या कह सकते हैं, चेक लेबलिंग भी कह सकते हैं। फ्लाई लेबलिंग को हम क्या कह सकते हैं, चेक लेबलिंग। तो फ्लाई लेबलिंग और चेक लेबलिंग एक ही चीज़ है। फ्लाई लेबलिंग किसी अस्थायी तलचिन्ह यानी कि परमानेंट बेंचमार्क के संदर्भ में किसी अन्य स्टेशन के आरएल की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लॉन्गिट्यूनल और प्रोफाइल लेबलिंग क्या होती है, देखिए लॉन्गिट्यूनल लेबलिंग कहाँ की जाएगी, जैसे कभी सड़क बन रही है, नहर, रेलवे, पाइपलाइन बिछा रहे हैं या फिर सीवर लाइन आदि की सेंट्रल लाइन के जो भूमि होती है वो राइज एंड डाउन के फॉल को, सीधी सीधी बात है, उतार और चढ़ाव को जानने के लिए जो लेबलिंग प्रोसेस अपनाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूनल लेबलिंग। तो सीधी सीधी बात है, किसी प्रस्तावित सड़क, नहर, रेल मार्ग, पाइपलाइन या सीवर लाइन आदि की जो सेंट्रल लाइन होगी, सेंट्रल लाइन पर पड़ने वाली भूमि के राइज एंड फॉल जानने के लिए जो बहुरूपण तलक्षण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूनल लेबलिंग कहते हैं। और लॉन्गिट्यूनल लेबलिंग को ही हम प्रोफाइल लेबलिंग भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूनल लेबलिंग को ही हम प्रोफाइल लेबलिंग कहते हैं। अर्थवर्ग क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए कहते हैं, किसके लिए करते हैं, अर्थवर्ग क्वांटिटी को डिटर्मिनेट करने के लिए, डिटरमाइनिंग कहते हैं, ठीक है, डिटरमाइनिंग करने के लिए करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जो आपका लॉन्गिट्यूनल लेबलिंग है कहाँ किया जाएगा, सेंट्रल लाइन पर पड़ने वाली भूमि के उतार चढ़ाव, राइज करेगी भूमि, अप हो रही या डाउन हो रही, तो राइज ग्रेडियंट जो तय करता, सीधी सीधी बात है, ग्रेडियंट तय करने के लिए प्रयोग की जा रही है, ठीक, क्वांटिटी ज्ञात करने थे। अब क्रॉस सेक्शन लेबलिंग क्या होती, आपकी ये सेंट्रल लाइन है, जब आप रोड का सर्वे कर रहे हैं तो सेंट्रल लाइन के 5-5 मीटर के अंतराल पर 5-5-9 मीटर यानी कि 15 मीटर इधर और 15 मीटर इधर का, सेंट्रल लाइन के 15 मीटर की रीडिंग इस तरफ 5-5 मीटर के अंतराल पर और 5-5 मीटर के अंतराल पर इस तरफ की रीडिंग कर लेते हुए जाके आप पूरी सेक्शन में जब करते हैं, पूरी चौड़ाई में करके आते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस लेबलिंग। क्या कहते हैं, क्रॉस लेबलिंग, ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस लेबलिंग। प्रस्तावित निर्माण कार्य की सेंट्रल लाइन के दाएं बाएं, ये सेंट्रल लाइन है, इसके दाएं और बाएं 15 से 15-30 मीटर, यानी कि मान लीजिए 15-15-30 मीटर नॉर्मल माने, तो 5-5-5 मीटर 5-5-5 मीटर के अंतराल पर जो रीडिंग ली जाएंगी पूरी चौड़ाई की पट्टी में, तो उसी को हम कहते हैं, राइज फॉल जानने के लिए जो किया जाएगा उसे हम क्रॉस लेबलिंग कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, जिस पर आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन टैग के राजस्थान जेई इंजीनियर में जो आए हैं, राजस्थान जेई के जो पेपर हुए हैं उनमें जो आए हैं, उन सब का प्रीवियस ईयर जो है वो आपको 30 क्वेश्चंस और आपको कम से कम 40 या 50 क्वेश्चंस जो हैं वो नॉन टैग के राजस्थान के आपको मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड होगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।